बीए सेकेंड ईयर में स्वागत है आपका बच्चों। आज हम नया टॉपिक लेंगे, ब्रिटिश सम्राट और राजमुकुट, यानी ब्रिटिश की कार्यपालिका कैसी है और उसमें सम्राट और मुकुट क्या भूमिका निभाते हैं, इस तरीके से हम आज पढ़ेंगे। तो पहला इसमें थोड़ा सा परिचय कि कार्यपालिका का औपचारिक सम्राट यानी ब्रिटिश सम्राट कार्यपालिका का औपचारिक यानी नाम मात्र का राष्ट्रपति है। क्यों है? क्योंकि वहां संसदात्मक व्यवस्था अपनाई है। संसदात्मक में प्रधानमंत्री वास्तविक होता है और राष्ट्रपति नाम मात्र होता है। लेकिन आज सम्राट इसलिए, क्योंकि सम्राट इसलिए कहा जाता है कि वहां वंशानुगत ही राष्ट्रपति चुना जाता है। वो जनता द्वारा नहीं चुना जाता, वो ऑटोमेटिक उनके वंशानुगत अपने कुल का ही व्यक्ति वापस उनका बेटा, राजा के बेटा वापस राजा ही बनता है, इसलिए वहां पे सम्राट कहा जाता है। ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था है और संसदीय शासन प्रणाली की ये विशेषता होती है कि इसमें कार्यपालिका के दो प्रधान होते हैं। एक होता है औपचारिक प्रधान और दूसरा वास्तविक प्रधान। औपचारिक कौन होता है? राष्ट्रपति। और वास्तविक प्रधानमंत्री। देश का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। और सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री। देश की शासन सत्ता कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान के हाथ में होती है, यानी कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। किंतु वास्तविक प्रधान राज्य का अध्यक्ष नहीं होता है, यानी देश का अध्यक्ष। अभी कहा मैंने राज्य का अध्यक्ष। देश का अध्यक्ष कौन होता है? सम्राट या राष्ट्रपति। इसके विपरीत राज्य का अध्यक्ष केवल नाम मात्र का ही होता है और उनके हाथ में कोई वास्तविक शक्ति नहीं होती। जो उनको राजा सम्राट है, उनके हाथ में औपचारिक शक्तियां होती है, वास्तविक शक्तियां नहीं होती। इसलिए उसे कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान कहते हैं। इंग्लैंड में संसदीय प्रणाली विद्यमान है। सम्राट ब्रिटिश कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है, किंतु उसके पास वास्तविक शक्ति नहीं है। वास्तविक शक्ति का प्रयोग प्रधानमंत्री और कैबिनेट के द्वारा, यानी कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा किया जाता है, जिसे सैद्धांतिक रूप से गौण स्थिति प्राप्त है। तो भारत में भी संसदात्मक व्यवस्था अपनाई है। हमारे यहाँ थोड़ा सा फर्क है ब्रिटिश में राष्ट्रपति वंशानुगत चुनते हैं, लेकिन भारत में राष्ट्रपति को अप्रत्यक्ष द्वारा चुना जाता है और प्रधानमंत्री वास्तविक द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, जो वास्तविक होता है, जनता द्वारा चुना जाता है। इंग्लैंड में सम्राट का पद अत्यंत प्राचीन है और इतिहास के विभिन्न चरणों में हुए संवैधानिक विकास में सम्राट की स्थिति में जितना परिवर्तन हुआ उतना किसी पद में नहीं हुआ। वर्तमान समय में सामग्री एलिजाबेथ द्वितीय सम्राट पद पर आसीन थी। उन्होंने राज सिंहासन 6 फरवरी 1952 को प्राप्त किया था। उनके उत्तराधिकार साम्राज्य के श्रेष्ठ पुत्र प्रिंस चार्ल्स या प्रिंस ऑफ वेल्स है। अब वर्तमान में 52 के बाद ये प्रिंस ऑफ वेल्स हो गया। अब है सम्राट और राज मुकुट। सम्राट वह व्यक्ति होता है जो एक विशेष समय पर ब्रिटिश राज्य के प्रमुख पद पर आसीन होता है। राज मुकुट राज्य शक्ति का प्रतीक होता है, यानी सम्राट तो एक व्यक्ति होता है, राजा होता है जो अपना पद धारण करता है, लेकिन राज मुकुट राज्य शक्ति का प्रतीक होता है, यानी मुकुट में शक्ति है, व्यक्ति में शक्ति नहीं है, जिसे सम्राट अपने सिर पर धारण करता है। प्राचीन काल से ही इस प्रकार की प्रथा चली आ रही है कि सम्राट पदधारी व्यक्ति द्वारा विधिवत समारोह के बाद जब राज मुकुट धारण कर लिया जाता था, तभी से उसे शासन की समस्त शक्तियां
प्राप्त होती थी। इस प्रकार राज मुकुट राज शक्ति का प्रतीक है, यानी राज मुकुट धारण करता सारी शक्ति, राज मुकुट एक राज शक्ति का, यानी राजा की जो शक्तियां हैं वो राज मुकुट में शामिल है। किंतु प्राचीन काल में सम्राट और राज मुकुट के इस भेद का कोई महत्व नहीं था, क्योंकि सम्राट राज मुकुट था और राज मुकुट सम्राट था, यानी राजा ही था वास्तविक। तो प्राचीन काल में ऐसा कुछ भेदभाव नहीं था, क्योंकि राजा ही सम्राट है और राज मुकुट ही सम्राट है। वो धारण करे या नहीं करे मुकुट तो भी वो राजा ही कहलाएगा। तो दोनों बातें इसमें, लेकिन वर्तमान में बदल गया है। क्यों बदल गया? क्योंकि वो नाम औपचारिक राष्ट्रपति है, सम्राट है, राजा नाम मात्र का है, उनके पास वास्तविक शक्तियां नहीं है। प्राचीन काल में थी तो मुकुट ही राजा था और राजा ही मुकुट था, लेकिन अब शक्तियां नहीं रही तो सिर्फ वो राज मुकुट धारण करेगा तब जाके वो उनको शक्तियां मिलेगी। तो वो कब मिलेगी? जब वो राज मुकुट धारण करके जैसे बैठक बुलाएगा संसद की, या कोई समस्या हो तो वो सुलझाएगा, या संविधान में संशोधन करना हो, उनके यहाँ संविधान है नहीं, तो हमारे यहाँ तो संविधान है, जो संशोधन करना हो, संविधान बनाना हो तो राष्ट्रपति के पास संसद बना, ये क्या कहते हैं, कानून बनाने के बाद राष्ट्रपति के साइन होते हैं, लेकिन वहाँ है ही नहीं है, संविधान है ही नहीं है। तो सिर्फ जो चली आ रही परंपरा से वही बातें दोहरा रही है, और लोगों को पता कि ये हमारे अधिकार है, उनको लिखित रूप नहीं है। किंतु वर्तमान में जबकि ब्रिटेन में वास्तविकता की दृष्टि से राजतंत्र के स्थान पर लोकतंत्र की स्थापना हो गई है, सम्राट और राज मुकुट का भेद निश्चित रूप से बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो गया है, और इससे जाने बिना ब्रिटिश संविधान का यथार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ग्लेस्टोन ने कहा है कि अंग्रेजी संविधान के साहित्य में अनेक सूक्ष्म भेद हैं, पर उनमें से इतना अधिक महत्वपूर्ण कोई नहीं है जितना महत्वपूर्ण सम्राट व राज मुकुट का भेद है। सम्राट और राज मुकुट के भेद का महत्व, सम्राट और राज मुकुट भेद का महत्व। शासन पद पर ब्रिटिश ने अपनी यात्रा एक निरंकुश राजतंत्र के रूप में प्रारंभ की थी, किंतु ब्रिटेन में आज लोकतंत्र है। राजतंत्र से लोकतंत्र की दिशा में ब्रिटिश संविधान का जो विकास हुआ है उसका सीधा साधा रूप ये है कि व्यक्ति रूप में राजा को जो शक्तियां प्राप्त थी वे अब संस्था रूप में राज मुकुट को प्राप्त हो गई है। जैसे प्राचीन काल में व्यक्ति के पास ही शक्तियां थी, लेकिन वर्तमान में लोकतंत्र बन गया, इसलिए राज मुकुट के पास शक्ति है। जो राज मुकुट राजा धारण करेगा उनको वो शक्तियां मिलेगी। इस प्रकार राजा और राज मुकुट का भेद जाने लेने के आधार पर ब्रिटिश संविधान का समस्त विकास समझा जा सकता है। न केवल ब्रिटिश संविधान के विकास वरन ब्रिटिश शासन व्यवस्था के वास्तविक स्वरूप को भी राजा और राज मुकुट के आधार पर ही जाना जा सकता है। सैद्धांतिक दृष्टि से ब्रिटेन में आज भी निरंकुश राजतंत्र है, क्योंकि कानून निर्माण, प्रशासन और न्याय क्षेत्र का कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो सम्राट द्वारा न किया जा सकता है। लेकिन ब्रिटिश के वैधानिक सत्य राजनीतिक असत्य होता है, और सैद्धांतिक रूप में राजा की जो शक्तियां हैं व्यवहार में उन शक्तियों का प्रयोग स्वयं राजा द्वारा नहीं वरन राज मुकुट द्वारा किया जाता है। तो कुल मिला के ये समझा हमने कि राज मुकुट में ही सारी शक्तियां हैं। जब भी राज मुकुट धारण करेगा राजा तो उनको शक्तियां मिल जाएंगी। प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। प्राचीन काल में राजा ही सम्राट था और सम्राट ही राजा, और राज मुकुट ही राजा और सम्राट ही राज मुकुट। क्योंकि मुकुट पहने चाहे नहीं पहने व्यक्ति में भी शक्ति थी, लेकिन अब लोकतंत्र जिस दिन से स्थापित हुआ है तो फिर बाद में उनकी औपचारिक ये दे रखी है शक्तियां। ये मुकुट धारण करेगा तो कुछ बातों के लिए बैठक बुलाना, संसद की वगैरह कुछ शक्तियां उनके पास हैं, लेकिन वास्तविक शक्ति उनके पास
नहीं है। अब है राज मुकुट क्या है? राज मुकुट क्या है? शाब्दिक अर्थ में राज मुकुट राज सत्ता का वह प्रतीक है जिसे सम्राट राजपद ग्रहण करने के समय अपने मस्तक पर धारण करता है। किंतु वर्तमान समय में राज मुकुट ने एक संवैधानिक अर्थ भी प्राप्त कर लिया है। इन संवैधानिक अर्थ में राज मुकुट एक संस्था है जिसमें व्यक्ति रूप में सम्राट, कैबिनेट, लोक सेवा और वे सभी हैं जिसके द्वारा प्रशासनिक सत्ता का उपयोग किया जाता है। यानी पूरी संस्था बन गई। कौन बन गया? राज मुकुट। प्रोफेसर मुंद्रो ने कहा है कि एक कृत्रिम या विधि व्यक्ति कहाँ है जो न तो कभी शरीर धारण करता है और न कभी मरता है। यानी ये एक कृत्रिम है, मुकुट बनाया हुआ कृत्रिम है, लेकिन ये शरीर पर धारण कर सकता है, लेकिन वो मरता नहीं। व्यक्ति मर जाता है, राजा मरता है, लेकिन राज मुकुट नहीं मरता। क्यों नहीं मरता राज मुकुट? क्योंकि दूसरा जैसे ही वंशानुगत उनके कुल का जो बेटा होगा बड़ा, उनको वापस धारण करना पड़ता है। तो राज मुकुट नहीं मरता, वहां व्यक्ति या सम्राट मरता है। सर सिडनी लॉ ने राज मुकुट को सुविधाजनक, क्रियाशील उपकल्पना कहा है और प्रोफेसर आग ने राज मुकुट की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि राज मुकुट सर्वोच्च कार्यपालिका तथा शासन में नीति निर्माण की संस्था में जिसका अर्थ है राजा, मंत्रियों तथा संसद का सम्मिश्रण। यह वह संस्था है जिसको राजा की समस्त शक्तियों तथा विशेषाधिकार धीरे धीरे हस्तांतरित किए जाते हैं। तो इस प्रकार से राज मुकुट का अर्थ हमने देखा। राज मुकुट एक पूरी संस्था है, मंत्रिमंडल की, प्रधानमंत्री की सारी शक्ति उसमें निहित है, लेकिन व्यक्ति है उनको शक्तियां नहीं दी गई है, वो नाम मात्र का है। जो सम्राट है वो नाम मात्र का बताया गया है। अब है सम्राट और राज मुकुट में अंतर या भेद पढ़ेंगे। इसमें क्या अंतर है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला अंतर बताया है, सम्राट एक व्यक्ति है और राज मुकुट एक संस्था है। सम्राट एक व्यक्ति है और राज मुकुट एक संस्था है। इस प्रकार से सम्राट और राज मुकुट में भेद या अंतर देखे जा सकते हैं। पहला पॉइंट इसमें है, सम्राट एक व्यक्ति और राज मुकुट एक संस्था। सम्राट एक व्यक्ति होता है जो एक विशेष समय पर राजपद पर आसीन होता है। इसके विपरीत राज मुकुट एक संस्था है। ये राज सत्ता का प्रतीक है जिसे विधायी, प्रशासनिक और न्यायिक तीनों ही प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं। इस संस्था के रूप में राज मुकुट के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए आग और जिंक लिखते हैं कि संस्थागत राजा केवल एक प्रकार की कल्पना है, यानी कल्पना है, जो कि संप्रभु, मंत्रिमंडल और संसद की वास्तविक सर्वोच्च सत्ता है और सर्वोच्च सत्ता के विलक्षण संगम के पीछे निहित है। हम सत्ता के इसी कुछ दुर्बोध सम्मिश्रण को मुकुट कहते हैं। यानी सम्राट तो एक व्यक्ति है जो उनके नाम से कार्य चल रहा है, लेकिन राज मुकुट एक संस्था है। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, प्रशासनिक और न्याय शक्ति सारी उस राज मुकुट में शामिल हैं। तो इस तरीके से राज मुकुट एक संस्था मानी गई है। दूसरा पॉइंट है, सम्राट अस्थायी और राज मुकुट स्थायी। इसमें सम्राट व्यक्ति होने के नाते जन्म लेता है और मरता है। मानव होने के नाते उसके साथ मानव जीवन की समस्त क्रियाएं लगी हुई हैं।
उससे सिंहासन पदच्युत किया जा सकता है, सिंहासन से हटा सकता है और वह स्वयं भी सिंहासन का त्याग कर सकता है। इसके विपरीत राजमुकुट जो एक संस्था है, न कभी जन्म ग्रहण करती है और न ही कभी उसकी मृत्यु होती है। ब्रिटिश कानून के प्रसिद्ध व्याख्याता ब्लैकस्टोन ने व्यक्त कहा है और ये व्यक्त करते हुए कहा है कि हेनरी एडवर्ड तथा जॉर्ज की मृत्यु हो सकती है, लेकिन सम्राट सदैव ही जीवित रहते हैं। उसका अभिप्राय ये है कि एक विशेष समय पर सम्राट पद पर आसीन व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है, परंतु सम्राट का पद, जिसे राजमुकुट या राजमुकुट कहा जाता है, अमर है। इसी अभिप्राय को व्यक्त करने के लिए इंग्लैंड में ये लोकोक्ति भी प्रसिद्ध हैं कि सम्राट मृत है और सम्राट चिरंजीवी है, यानी व्यक्ति मरता है लेकिन उनका जो मुकुट है वो हमेशा अमर है। अब है तीसरा पॉइंट, सम्राट एक व्यक्ति है और राजमुकुट सामूहिक रूप से शामिल है। सम्राट और राजमुकुट में एक अन्य अंतर व्यक्तित्व और सामूहिक है। सम्राट का रूप व्यक्ति है, राजमुकुट का रूप सामूहिक है। राजमुकुट की शक्तियों का प्रयोग एक व्यक्ति द्वारा न होकर अनेक व्यक्तियों द्वारा होता है, अतः राजमुकुट का रूप सामूहिक है तथा व्यक्ति का या शक्ति का प्रयोग करने वाले इन समूह में संसद, मंत्रिमंडल व लोक सेवा के सदस्य सम्मिलित हैं। इसमें ब्लेड और फिलिप्स ने कहा है कि राजमुकुट के सामूहिक स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहा कि राजमुकुट शब्द से शासन की संपूर्ण शक्ति के योग का बोध होता है और वह कार्यपालिका का पर्यायवाची है, क्योंकि कार्यपालिका के अंग दोनों में व्यवस्थापिका दोनों दोहरी भूमिका निभाता है। राजमुकुट की कुछ शक्तियों के प्रयोग में राजा के व्यक्तिगत विवेक से काम लेने के लिए कहा जा सकता है। कुछ का प्रयोग राजा मंत्रियों के पूर्व दायित्व पर करता है, क्योंकि कानून पर आधारित अधिकांश शक्तियां मंत्रियों को ही प्राप्त है और यद्यपि उसका प्रयोग राजा के नाम पर किया जाता है, तथापि मंत्रिमंडल ही सरकारी तौर पर उसका वास्तविक प्रयोग करते हैं। यानी सम्राट एक व्यक्ति है और मुकुट सामूहिक है। वो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और लोक प्रशासन तीनों की शक्ति उनके पास होती है। इसलिए विचारकों ने कहा है कि उनके सम्राट के नाम से सारे कार्य हो रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप से कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल ये कार्य कर रहे हैं। जैसे संधि वगैरह करना, विदेशों से संधि करना, तो सम्राट के नाम से होगा संधि, लेकिन कौन करेगा? वास्तविक में प्रधानमंत्री संधि करके आएगा। तो इस प्रकार से सम्राट एक व्यक्ति है और राजमुकुट सामूहिक है। चौथा लास्ट पॉइंट है, सम्राट वास्तविक प्रशासन में शक्तिहीन तथा राजमुकुट सर्वशक्तिशाली। सिद्धांत रूप में ये भूतकाल में सम्राट वास्तविक प्रशासन में सर्वाधिक शक्तिशाली था, किंतु प्रजातंत्र की दिशा में संवैधानिक विकास के साथ साथ सम्राट की शक्तियों का होश या पतन या थोड़ा सा होश होता गया। सम्राट के हाथ में या सम्राट के हाथ से शासन की शक्ति निकलकर मंत्रिमंडल तथा संसद को प्राप्त होती रही। वर्तमान समय में वास्तविक प्रशासन में सम्राट को कोई शक्ति प्राप्त नहीं है, किंतु राजमुकुट एक संस्था है जिनमें सम्राट के अतिरिक्त मंत्रिमंडल और संसद भी सम्मिलित हैं। अतः व्यक्ति रूप में सम्राट के हाथ में या सम्राट के हाथ से शक्तियां निकलकर
राजमुकुट संस्था को प्राप्त होती रही है और राजमुकुट सर्वशक्तिशाली है। ब्रिटेन में प्रचलित कहावत है कि जैसे जैसे प्रजातंत्र का विकास होता है राजमुकुट की शक्ति बढ़ जाती है और राजा की शक्ति घट जाती है। तो ये विरोधाभास प्रतीक होने के निदान में सत्य नहीं कहा जा सकता। अब राजमुकुट और ये राजमुकुट की शक्ति अथवा सिद्धांत रूप में सम्राट की शक्तियां, यानी राजमुकुट रूप में कितनी शक्तियां और सिद्धांत के रूप में सम्राट के पास कैसी शक्तियां हैं। तो ये तो हमने वेद पढ़े, आगे हम राजमुकुट की शक्तियां और ये पढ़ेंगे। तो बच्चों ब्रिटिश की कार्यपालिका, यानी ब्रिटिश की कार्यपालिका में कौन आता है? व्यवस्थापिका में संसद के दोनों सदन और राष्ट्रपति, कार्यपालिका में मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति दोहरी भूमिका निभाता है। तो राष्ट्रपति कार्यपालिका में भी होता है और व्यवस्थापिका में भी होता है। लेकिन ब्रिटिश में कुछ अलग ही है कि वो ब्रिटिश में कार्यपालिका, सम्राट और राजमुकुट, यानी सम्राट जो व्यक्ति है वो कार्य सिर्फ नाम मात्र का है, नाम से कार्य करता है, लेकिन राजमुकुट की सारी शक्तियां पूरी संस्था में बढ़ी हुई है, जैसे मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, प्रशासन, और ये सारी संस्था के रूप में कार्य करती है। तो कल हम पढ़ेंगे बच्चों राजमुकुट की शक्तियां अथवा सिद्धांत रूप में सम्राट की शक्तियां, किस प्रकार के सम्राट की शक्तियां, कैसी शक्तियां हैं और सिद्धांत में और व्यवहार में कैसी है और सिद्धांत में कैसी शक्तियां पाई जाती है। ठीक है बच्चों, तो कल हम आगे का टॉपिक राजमुकुट की शक्तियां अथवा सिद्धांत के रूप में सम्राट की शक्तियां, यानी व्यवहार में राजमुकुट की शक्तियां क्या है और सिद्धांत में क्या है, और व्यक्ति की जैसे राजा की व्यवहारिक रूप से शक्तियां कैसी है और सिद्धांत में कैसी शक्तियां है, वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, बाय।